बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेक्चर 3 है और इसमें हम 1951 से लेके 1956 का पीरियड कवर करेंगे। और इस पीरियड में हमारे 3 वज़राए आज़म आए हैं, जिसमें ख्वाजा नासिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा और चौधरी मोहम्मद अली हैं। और इस पीरियड के अंदर 2 हमारे पास गवर्नर जनरल आए हैं, जिसमें ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा। तो ये पीरियड जो 1951 से 56 का है, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड समझा जाता है, जहाँ पे कोई भी हुकूमत मजबूत नहीं थी और फ्रीक्वेंटली तब्दीलियाँ हुई हैं। और इसमें ब्यूरोक्रेसी ने और मिलिट्री ने इंटरफियर किया पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, और ब्यूरोक्रेसी ड्राइविंग सीट पे रही और उन्हें अमेरिका की ब्लेसिंग हासिल रही। और अमेरिका इस अरसे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफियर भी करता रहा और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस पीरियड के अंदर वेस्टर्न लॉबी में चला गया और कोल्ड वार में वो अमेरिका का एक अलाई बन गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से ग्रुप बने हुए हैं और वो ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इंट्रीग्स करते हैं और इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उस वक़्त की और ब्यूरोक्रेसी उसमें एक पावर लस्ट में नज़र आती है और वो पावर के हसूल के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे हैं। तो आए देखते हैं पाकिस्तान का ये पीरियड 1951 से लेके 1956 का, उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हुए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको पिछली स्लाइड पे, 1951 से लेके 1956 के पीरियड में जो गवर्नर जनरल जो हमारे रहे उसमें ग़ुलाम मोहम्मद, ये 1951 19 अक्टूबर 1951 से 6 अगस्त 1955 तक, ये तकरीबन 4 साल तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा आए और जो 7 अगस्त 1955 से लेके ये 22 मार्च 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। 23 मार्च को पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो नाफिज हो जाता है। तो उस वक़्त फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया जाता है उस आइन के अंदर, और प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो तश्कील दिया जाता है। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ देते हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस अरसा में पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म आए। पहले ख्वाजा नासिमुद्दीन, जो 17 अक्टूबर 1951 लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन के बाद, ये लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन से पहले ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। लियाकत अली ख़ान साहब की असैसिनेशन से वज़ीर आज़म की सीट खाली हुई तो ये फ़ौरन गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ के ये वज़ीर आज़म के ओहदे पे आ गए और यहाँ पे 17 अप्रैल 1953 तक ये रहे। और 17 अप्रैल 1953 को इन्हें ग़ुलाम मोहम्मद, जो उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे, इनको डिसमिस कर दिया उन्होंने और उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा साहब को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 12 अगस्त 1955 तक वो वज़ीर आज़म रहे। और उसके बाद असम्बली से नई असम्बली जब मार्ज़ वजूद में आई, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, तो उसमें ये अक्सरियत खो चुके थे, तो इसलिए ये रिज़ाइन कर गए। और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और ये 12/8/1955 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और ये 12/9/1956 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। अब अगर इस पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इसमें ग़ुलाम मोहम्मद वॉज अ ब्यूरोक्रेट, सिकंदर मिर्ज़ा वॉज अ ब्यूरोक्रेट, मोहम्मद अली बोगरा वॉज अ ब्यूरोक्रेट, चौधरी मोहम्मद अली वॉज अ ब्यूरोक्रेट। तो इस अरसे के अंदर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल होराइजन पे छाई रही और इस ब्यूरोक्रेसी ने अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान की सियासत चलाई और पाकिस्तान के इक़्तिदार में ये लोग रहे। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान, गवर्नर जनरल ख्वाजा नासिमुद्दीन वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड ग़ुलाम मोहम्मद वॉज एज गवर्नर जनरल। ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो पहली काबीना बनी, जो लियाकत अली खान के ज़ेर साया काम किया, उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर से ये जैसे ही
ओहदा खाली हुआ लियाकत अली खान का, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ के तो वज़ीर आज़म बन जाए। गवर्नर जनरल का ओहदा बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ख्वाजा नाज़मुद्दीन का चॉइस था कि पावर जो के ज़्यादा वज़ीर आज़म के पास थी, तो वो वज़ीर आज़म बन गए और उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ दिया, तो उस पर फिर गुलाम मोहम्मद जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए। The era of 1951 to 1958 is termed as era of political instability due to frequent political changes and constitutional crises in the country. इस अरसे में 51 से लेकर 1958 तक बहुत से क्राइसिस देखने को मिले, पॉलिटिकल क्राइसिस, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह रही कि असेंबली में अंदर बहुत सी लॉबीज काम कर रही थी, बहुत से ग्रुप्स काम कर रहे थे, वो एक दूसरे के खिलाफ थे और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो एक दूसरे को की टांगें खींचते थे और उसका इक़्तिदार ख़त्म होता था तो अगला प्राइम मिनिस्टर आके अपना इक़्तिदार संभाल लेता था। तो इसकी डिटेल अगली स्लाइड्स पे आपको देखने को मिलेगी। इस अरसा में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसको मैं समराइज कर देता हूं और इन इवेंट्स को हम अगली स्लाइड्स पे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट नंबर 2 आती है, उसके बाद लाहौर में और पंजाब में एंटी कादियानी मूवमेंट शुरू होती है और मार्शल लॉ इम्पोज होता है। ये पहला मार्शल लॉ था जो इम्पोज हुआ लाहौर के अंदर। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और मोहम्मद अली बोगरा साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाता है। फिर मोहम्मद अली बोगरा अपने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट्स के ऊपर जो इतराज़ात आते हैं तो उसके जवाब में मोहम्मद अली बोगरा साहब अपना फार्मूला देते हैं मुल्क के अंदर, और इक़्तिदार किस तरह दोनों विंग्स के दरमियान पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है ये इसको पैरिटी फार्मूला कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। तो मोहम्मद अली बोगरा साहब उसका फार्मूला देते हैं और ये पॉपुलरली मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद फिर 1854 में अमेंडमेंट होती है जो हमने इंडियन एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया था। उसमें एक अमेंडमेंट करके गवर्नर जनरल की पावर्स को कम करने की कोशिश की असेंबली ने, जिस पे गवर्नर साहब ऑफेंड हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो थी वो 1955 में उसको डिसॉल्व कर दिया। तो मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे असेंबली के, ये अपना केस जो है वो चीफ कोर्ट सिंध में ले गए और उसके बाद फिर फेडरल कोर्ट पाकिस्तान की ने एक फैसला दिया जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की पॉलिसी जो उस वक्त फिर दी और उन्होंने गवर्नर जनरल के इकदाम को सही करार दे दिया। तो वहां से एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की शुरू होती है। इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। यूसुफ पटेल केस भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी भी इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। फिर वन यूनिट बनाया गया 1954 में, उसमें हम बात करेंगे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है 1955 में और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली साहब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं और सिकंदर मिर्जा साहब गवर्नर जनरल बनते हैं। इस पे भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सूबाई इलेक्शन होते हैं और ये सूबाई इलेक्शन पंजाब में भी होते हैं, ये सिंध में भी होते हैं, ये KPK में भी होते हैं और यही इलेक्शन बंगाल में भी होते हैं। इन इलेक्शंस पे भी हम बात करेंगे कि इन इलेक्शंस के नताइज क्या रहे और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। उसके बाद फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होता है, इस पे बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत अहम है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। अब सबसे पहले हम पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं जो इस अरसे में हुई है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 2 जो आई वो 1952 में आई और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट नंबर 1 वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाज़मुद्दीन प्रेजेंटेड सेकंड ड्राफ्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 December 1952. Objective resolution was adopted as preamble of the proposed constitution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इसका प्रीएम्बल बना दिया। इसके अंदर जो सेलिएंट फीचर्स दिए गए थे वो ये थे, हेड ऑफ द स्टेट टू बी मुस्लिम, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मुस्लिम होगा, इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल उसकी मियाद होगी बाय द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, और इसको जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेज की, अपर हाउस और लोअर हाउस की ये जॉइंट सिटिंग उसको इलेक्ट करेगी। नो मोर देन कंसेक्टिव 2 full terms, और जो भी सदर बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए बन सकता है, इससे ज्यादा टर्म्स के लिए नहीं बन सकता। तो ये कंडीशन इसमें बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 2 ने ये इंपोज की। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का ये इख्तियार था कि वजीर आज़म को नामजद करे। मिनिस्टर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
और जो कैबिनेट बननी थी वो भी हेड ऑफ द स्टेट ने बनानी थी, उस और नोटिफाई करनी थी, लेकिन उस पर उसने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके उनको नामजद करना था। फेडरल लेजिस्लेटिव कंप्राइज्ड ऑफ 2 हाउसेज। जो फेडरल लेजिस्लेशन थी इसके 2 हाउस थे। द अपर हाउस, इसको हाउस ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया, कंप्राइज्ड ऑफ 120 मेंबर्स। इसमें 120 मेंबर थे। उन्होंने 60 मेंबर्स जो थे वो बंगाल को दिए और वेस्ट पाकिस्तान को भी 60 मेंबर दिए। इस तरह उन्होंने अपर हाउस में दोनों विंग्स की पैरिटी रखी और जो वेस्ट पाकिस्तान को उन्होंने 60 मेंबर दिए उसमें पंजाब के 27, सिंध से 8, NWP से 6, बलोचिस्तान से 2, ट्राइबल एरिया से 5, बहावलपुर से 4, कैपिटल एरिया से 4, खैरपुर और बलोच स्टेट से 2, हर खैरपुर से भी 2 और बलोच स्टेट जो पाकिस्तान में शामिल हुई थी उनसे भी 2। इस तरह अपर हाउस की तश्कील उन्होंने जो दी इसको उन्होंने हाउस ऑफ यूनिट्स का नाम दिया। 120 मेंबर रखे, 60 मेंबर उन्होंने बंगाल को दिए और 60 मेंबर उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को दिए। द हाउस ऑफ पीपल, जो लोअर हाउस था, द हाउस ऑफ पीपल वाज टू कंसिस्ट 400 मेंबर्स, 200 फ्रॉम ईच विंग एंड 200 सीट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। तो 400 का हाउस रखा इन्होंने, हाउस ऑफ पीपल जो लोअर हाउस था। इसमें बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 2 ने कहा 200 मेंबर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से लिए जाएंगे और 200 मेंबर जो है वेस्ट पाकिस्तान से लिए जाएंगे। जो वेस्ट पाकिस्तान से मेंबर लिए जाने थे, जो 200 सीटें वेस्ट पाकिस्तान से ली जानी थी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने आगे इस तरह की कि पंजाब को उन्होंने 90 सीटें दी, सिंध को 30 सीटें दी, NWP को 25 सीटें दी, बलोचिस्तान को 11 सीटें दी, कैपिटल एरिया कराची को 11 सीटें दी, बलोचिस्तान को 5 सीटें दी, कैपिटल एरिया को 11 सीटें दी, ट्राइबल एरियाज को 17 सीटें दी, बहावलपुर को 13 सीटें दी, बलोचिस्तान की स्टेट्स को 5 सीटें दी और खैरपुर को 4 सीटें दी। तो इस तरह उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को 200 सीटें दी और 200 सीटें ही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को दे दी। तो लोअर हाउस की इस तरह उन्होंने तश्कील की। रियल अथॉरिटी वाज वेस्टेड विद द हाउस ऑफ पीपल। जो इख्तियारात थे वो हाउस ऑफ पीपल को दिए उन्होंने। देयर वाज टू बी हेड ऑफ द यूनिट अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट सर्विंग फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सूबों में हेड ऑफ द स्टेट जो था वो लगाने का इख्तियार जो था वो हेड ऑफ द स्टेट के पास था और इस तरीके से जो गवर्नर लगाए जाने थे वो सदर ने लगाने थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच यूनिट वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द यूनिट और उसके बाद जो गवर्नर था हेड ऑफ द यूनिट उसको इख्तियार था कि वो चीफ मिनिस्टर को नामजद करे। ईच यूनिट टू हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेटर और सूबों के अंदर जो लेजिस्लेचर थी वो यूनिकैमरल रखी गई। हेड ऑफ द स्टेट हैड वाइड पावर्स, प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो जो हेड ऑफ द स्टेट था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट नंबर 2 में उसके इख्तियारात बहुत ज्यादा रखे गए थे। वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट एक का क्याम इसमें सजेस्ट किया गया था जिसका एक चीफ जस्टिस और 2 से लेके 6 तक जजेस की तादाद रखी गई। इसी तरह हर सूबे में एक हाई कोर्ट के क्याम को सजेस्ट किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसमिसल रिमूवल, और जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्रोडा बनाया गया था तो उसकी सेफगार्ड के लिए इन्होंने ये क्लाज रखी कि सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं हो सकेगा, उनकी डिसमिसल नहीं हो सकेगी और रिमूवल नहीं हो सकेगी। बाकायदा उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड इन पर्सन और इंक्वायरी होगी, उसके नतीजे में अगर कोई गिल्टी हुआ तो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। तो सिविल सर्वेंट्स को भी इसमें प्रोटेक्ट दिया गया था। द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट वाज मोर एग्जॉस्टिव देन द फर्स्ट वन। ये पहली रिपोर्ट से बेहतर रिपोर्ट थी। इसके अंदर जो इख्तियारात की तकसीम का फार्मूला दिया गया था वो रिपोर्ट नंबर 1 से ज्यादा बेहतर था, बट इट इवोक्ड द सेम रिस्पॉन्स। लेकिन इसके बारे में भी तासुरात उसी तरह के आए जैसे पहले रिपोर्ट के बारे में आए थे, दिस टाइम फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पंजाब। इस रिपोर्ट को वेस्ट पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया और खास तौर पर पंजाब के जो सियासतदान थे उन्होंने इसके खिलाफ बहुत इतराजात उठाए। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट पाकिस्तान है इसको 8 या 9 हिस्सों में तकसीम करके आपने सीटों की तकसीम की है और ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। इसको आपने जो वेस्ट पाकिस्तान की पावर है उसको डिवाइड करने की कोशिश की है ताकि ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे दी जाए। दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल डेडलॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था तो इस वजह से इस रिपोर्ट पे भी जो है एक डेडलॉक आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद
फिर मुल्क के हालात ख़राब होते हैं और दो तहरीकें शुरू होती हैं। एक एंटी कादियानी मूवमेंट 1953 में, ये पंजाब में शुरू होती है और इसका ज़्यादा फोकस जो था ये लाहौर था। और दूसरा बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट शुरू होती है जो ईस्ट बंगाल है उसके अंदर, और इन दोनों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब की। कादियानी मूवमेंट ने पंजाब में और लाहौर में हालात ख़राब किए, और बंगाली लैंग्वेज के लिए जो कंपेन चलाई गई थी ईस्ट बंगाल में, उसने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की। एंटी कादियानी राइट्स इरप्टेड थ्रू आउट पंजाब। ऑन 6 March 1953, आर्मी imposed martial law in Lahore for 3 months and resorted to law and order। तो ये पहला मार्शल लॉ था जो इस वक्त पाकिस्तान में लगा 1953 में, और ये एंटी कादियानी मूवमेंट लाहौर में जो थी उसके नतीजे में हालात लाहौर के खराब हुए और ये तब मार्शल लॉ लगाना पड़ा। एंटी कादियानी मूवमेंट वाज लॉन्च बाय मजलिस अहरार हु डिमांडेड रिमूवल ऑफ ज़फरुल्लाह खान फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्रीज। अब जो तहरीक चलाई गई उस तहरीक में इन्होंने 3 मुतालबात रखे गए, और पहला मुतालबा ये था कि सर ज़फरुल्लाह खान जो कादियानी थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इनको ओहदे से हटाया जाए। दूसरा, रिमूवल ऑफ अहमदीज फ्रॉम टॉप गवर्नमेंट ऑफिसेस, और जितने भी अहमदी काम कर रहे हैं या कादियानी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, और उनको वहां से हटा दिया जाए। और तीसरा मुतालबा था डिक्लेरेशन ऑफ अहमदीज एज नॉन मुस्लिम्स, और अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। इन 3 नुकात के ऊपर कादियानी मूवमेंट, एंटी कादियानी मूवमेंट चली, और इसका ये पंजाब में था। एटलीस्ट 20 पीपल वर किल्ड एंड 69 इंजर्ड। इस पे मुख्तलिफ फिगर्स दिए गए हैं, किसी जगह पे जो 200 दिए गए हैं, किसी जगह पे इससे कम दिए गए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के आदाद शुमार हैं, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें उन्होंने 20 लोगों के मरने की इसमें तस्दीक की है और 69 इंजर्ड हुए हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो मरने वालों की तादाद 200 के करीब बताती हैं। जब ये हालात ख़राब हुए तो उस वक़्त पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे इन हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रही, और उसके बाद फिर फ़ौज को बुलाना पड़ा, और फ़ौज आई तो उन्होंने आके लाहौर की हद तक मार्शल लॉ लगा दिया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल किया। तो ये पहली इंटरवेंशन थी जो आर्म्ड फोर्सेस की इंतज़ामिया के अंदर हुई कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनको फ़ौज तलब करनी पड़ी। इसके बाद जब ये हालात ख़राब हुए और ईस्ट पाकिस्तान में भी हालात ख़राब हुए, तो उसको जवाज़ बना के ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जो हुकूमत थी, या ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो वज़ीर आज़म थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अरोज बिटवीन गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल एंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल में इस इशू के ऊपर हालात ख़राब हुए, इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो उसमें ख्वाजा अलेज्ड दैट गुलाम मोहम्मद वाज फिजिकली इनकैपेसिटेटेड एंड इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी विद ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री टू डिस्टेबलाइज हिज गवर्नमेंट। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने यह इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद फिजिकली इनकैपेसिटेट हैं, और वो वाकई ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बीमार थे और उनको फालिज का अटैक हुआ था, और उनकी हालत ऐसी नहीं थी, जिस्मानी हालत, कि वो गवर्नर जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। तो ये इनकैपेसिटेट हो गए हैं, और इस वजह से, इनकैपेसिटेट होने की वजह से इनकी ग्रिप जो है वो अपने काम के ऊपर नहीं है, और उनका जो पैलेस है वो एक कॉन्स्पिरेसी बना हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री वहाँ बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया। गुलाम मोहम्मद आस्क्ड ख्वाजा टू रिज़ाइन विच वाज रिफ्यूज्ड। गुलाम मोहम्मद ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन को भी बुलाया और उनसे कहा कि आपसे हालात कंट्रोल नहीं हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के फेल होने की वजह से बनी है, इसलिए आप रिज़ाइन करें। जो उन्होंने बरमला रिज़ाइन करने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद गवर्नर जनरल ने 17 अप्रैल 1953 को इनकी डिसमिस कर दी हुकूमत ख्वाजा नाज़मुद्दीन की, और मोहम्मद अली बोगरा जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे उनको इख्तियार था कि वो वज़ीर आज़म को नामज़द कर सकते थे, तो उन्होंने, गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेके
12 अगस्त 1955 तक इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और मोहम्मद अली बोगरा ने सबसे पहले पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो काम किया वो उन्होंने एक फार्मूला पेश किया। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट नंबर 1 भी रिजेक्ट हो गई थी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 2 भी रिजेक्ट हो गई थी, तो अब मुल्क के जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैरिटी क्रिएट करने के लिए मोहम्मद अली बोगरा ने एक फार्मूला पेश किया। द ब्रेक ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक, टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड हिज फार्मूला पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। जो फार्मूला मोहम्मद अली बोगरा ने दिया उसको उर्फ आम में पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला या सिंपली बोगरा फार्मूला कहा जाता है। दिस फार्मूला वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 7 अक्टूबर 1953 एंड अडॉप्टेड इट ऑन 6 अक्टूबर 1954। असेंबली ने यह फार्मूला 6 अक्टूबर 1954 को अप्रूव कर लिया और इसके मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला किया। अब मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के जो सेलिएंट पॉइंट्स थे वो ये थे, द फेडरल लेजिस्लेटिव शुड बी कंपोज्ड ऑफ 2 हाउसेस, इसके 2 हाउसेस होंगे, द हाउस ऑफ यूनिट एंड द हाउस ऑफ पीपल। एक अपर हाउस होगा जिसको हाउस ऑफ यूनिट कहा जाएगा और एक लोअर हाउस होगा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाएगा। तो इसके 2 हाउसेस होंगे। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ यूनिट्स वुड बी 50। जो अपर हाउस है जिसको हाउस ऑफ यूनिट कहा जाएगा इसके मेंबरान की तादाद 50 होगी और उन्होंने इसकी डिवीजन इस तरह की कि जितने सूबे थे उन्होंने उसको हर सूबे को 10-10 सीटें दे दी। ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि 10 सीटें मिलेंगी, पंजाब को 10 सीटें मिलेंगी, NWFP को और फाटा को और जो NWFP की स्टेट्स हैं उनको 10 सीटें मिलेंगी। उसके बाद सिंध और खैरपुर को 10 सीटें मिलेंगी और उसके बाद उन्होंने कहा बलोचिस्तान और बलोचिस्तान में जो स्टेट्स हैं उनको 3 सीटें मिलेंगी। कैपिटल सिटी कराची है उसको 3 सीटें मिलेंगी और बहावलपुर की रियासत को 4 सीटें मिलेंगी। तो इस तरह ये 10 सीटें हैं। तो उन्होंने कहा कि अपर हाउस के अंदर पाकिस्तान के हर सूबे को 10-10 सीटें देने का फैसला किया। इसके बाद जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं इसकी तादाद उन्होंने 300 रखी और इसमें सीटों की तकसीम उन्होंने पॉपुलेशन की बुनियाद पे की। पॉपुलेशन की बुनियाद के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ये 50% से ज़्यादा है और ये 55% है और 55% के हिसाब से 300 सीटों में उन्होंने कहा कि इनको 155 सीट्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी जाएं। पंजाब को पॉपुलेशन के हिसाब से 75 सीट्स, NWFP और फाटा को 24 सीटें और सिंध और खैरपुर को उन्होंने 20 सीटें और उसके बाद बलोचिस्तान के लिए 5 सीटें, कैपिटल सिटी के लिए 4 सीटें कराची के लिए और बहावलपुर के लिए 7 सीटें। तो इस तरह ये 16 सीटें बनती हैं। तो उन्होंने 300 सीटों को सूबों में आबादी के तनासब से तकसीम करके ये सीटें फिक्स करने का उन्होंने मशवरा दिया। द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी वाज ऑब्जर्व्ड इन मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला एज बोथ विंग्स दैट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान हैड 175 सीट्स इन द जॉइंट सेशन। तो बोगरा साहब ने कहा कि ये पैरिटी इस तरीके से होगी इनकी कि 165 सीटें ईस्ट पाकिस्तान को हमने दी हैं और उनको 10 सीटें हमने दी हैं अपर हाउस में, तो उनकी 175 हो जाती हैं। और इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान के तीनों सूबों की अपर हाउस के अंदर सीटें मिला के और लोअर हाउस के अंदर सीटें मिला के ये भी 175 होती हैं। तो इस तरीके से दोनों हाउस जो हैं जॉइंट सेशन में इनको पैरिटी मिल जाएगी और इस तरह ये फार्मूला सामने रख के तो अगला कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग जो है वो ईस्ट विंग के और वेस्ट विंग के दरमियान और फेडरेशन और यूनिट्स के दरमियान की जाए। अब पाकिस्तान जब बना 1947 में तो उसके बाद ये प्रोविंशियल इलेक्शंस जो थे, जो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो तो इसलिए नहीं हो सके कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो आगे इलेक्शन करना था, लेकिन जो सूबाई इलेक्शंस थे वो इन्होंने करवा दिए और ये चारों सूबों में सूबाई इलेक्शन हुए। सबसे पहले जो इलेक्शन हुए वो पंजाब में हुए। फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वर फॉर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब
बिटवीन 10 to 20 मार्च 1951। ये 51 में ये इलेक्शन हो गए पंजाब के अंदर, और इलेक्शंस वर हेल्ड इन 190 सीट्स। 7 पॉलिटिकल पार्टीज वर इन द रेस। द इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन अ यूनिवर्सल बेसिस विद अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन वोटर्स, और 1 मिलियन वोटर्स से जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मियां मुमताज मोहम्मद दौल खान दौलताना ऑफ द मुस्लिम लीग was elected as chief minister. However, his government was dismissed after anti-Qadiani riots in Lahore. तो पहले जो इलेक्शन हुए पंजाब में 1951 में, वो मुस्लिम लीग जो थी वो अक्सरियती सीटें जीत गई, और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुमताज दौलताना साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जब कादियानी मूवमेंट, एंटी कादियानी मूवमेंट लाहौर में चली और उसमें जो नुकसानात हुए और किलिंग्स हुई, तो उसके ऊपर फिर एक कमेटी बनाई गई हाई कोर्ट के जज के ऊपर, और उस कमेटी ने तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया की रखी कि ये इंतजामिया फेल हुई है, तब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई है। तो उसके नतीजे में फिर मियां मुमताज़ दौलताना जो थे उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, और उनकी जगह फिरोज़ खान नून जो मुस्लिम लीग के ही थे उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया गया। तो इस तरह जो इलेक्शन हुए 51 में, उसमें मुस्लिम लीग पंजाब की हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। NWFP में 8 दिसंबर 1951 को इलेक्शन हुए, और इसमें ये जो इलेक्शन हुए NWFP में, इसमें अब्दुल कयूम खान मुस्लिम लीग के जो थे उनकी हुकूमत बन गई, और NWFP में भी मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। सिंध में मई 1953 में इलेक्शन हुए, और इसमें पीरजादा अब्दुल सत्तार और उसके बाद अयूब खान खोड़ो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से चीफ मिनिस्टर सिंध बनने में कामयाब हो गए। तो इस तरह जो वेस्ट बैंक था उसके 3 सूबे थे, तीनों सूबों में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग तीनों सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वहां अप्रैल 1954 में इलेक्शन हुए। द जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉस्ट टू द बंगाली नेशनलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट अलायंस। तो बंगाल में एक यूनाइटेड फ्रंट अलायंस बना जिसमें तमाम बंगाली जो पार्टीज थी वो शामिल हो गई, और उन्होंने मुस्लिम लीग के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, और ये यूनाइटेड फ्रंट जो थी वो 309 सीटें जो ईस्ट बंगाल की असेंबली की थी उनमें 228 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, और इस तरीके से यूनाइटेड फ्रंट ने ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को डिफीट दे दी। यूनाइटेड फ्रंट वाज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ईस्ट बंगाल, नेमली अवामी मुस्लिम लीग, कृषक श्रमिक पार्टी, निज़ाम इस्लाम एंड गणतंत्री दल। तो ये 4 पार्टियां थी, इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और वहां पे एक मुस्लिम लीग के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग थे जो 2-3 वजहों से थे। एक तो लैंग्वेज इशू था जिसको सॉल्व नहीं किया गया, तो उस वजह से बंगाली जो थे वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और ये यूनाइटेड फ्रंट जो थी वो 228 सीटें जीत के 309 में से इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई। द नॉन मुस्लिम सीट्स, जो नॉन मुस्लिम सीट्स थी उनमें से कांग्रेस ने 25 सीटें जीत ली, कास्ट फेडरेशन ने 27 जीती, और यूनाइटेड फ्रंट की माइनॉरिटीज विंग जो था उसने 13 सीटें जीत ली। इसमें भी जो मुस्लिम लीग थी उसको कोई कामयाबी हासिल ना हुई अगेंस्ट नॉन मुस्लिम सीट्स। ऑन मार्च 25 ईस्ट पाकिस्तान गवर्नर चौधरी खलीकुज़्ज़मा आस्क्ड कृषक श्रमिक पार्टी लीडर A.K. फजलुल हक टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। तो वहां A.K. फजलुल हक जो थे वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे थे बंगाल के, और अब भी वो चीफ मिनिस्टर बंगाल बनने में कामयाब हो गए। तो इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में जो पहले इलेक्शन हुए सूबाई असेंबली के पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई, और उसमें बंगाली बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई, और A.K. फजलुल हक ने वहां पे चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी हुकूमत बना ली। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिसने आगे जाके पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत रोल प्ले किया। इसके बाद 1954 में अमेंडमेंट होती है जो पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1935 वाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी चल रही थी
तो उसमें 1954 में उन्होंने अमेंडमेंट की। जो दो बड़ी अमेंडमेंट्स उसको अगर लॉ के अंदर की गई, पहली अमेंडमेंट ये थी कि जो पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949 का था, जिसको प्रोडा कहा जाता था, ये उन्होंने रिपील कर दिया, ये एक्ट वापस ले लिया। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके तहत सियासतदानों के खिलाफ एक्शन लिया जाता था, तो ये जो तलवार लटक रही थी सियासतदानों के सरों के ऊपर, और जो ताल्लुकात खराब थे इसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन के गवर्नर जनरल के साथ, और इस तरीके से बाकी जो असेंबली के ताल्लुकात खराब थे गवर्नर जनरल के साथ, तो उसमें ये एक्ट पास करके असेंबली ने समझा कि अब गवर्नर जनरल साहब जो है वो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेंगे। दूसरा, असेंबली ने क्या किया, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 9, 10, 10A एंड 10B ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अडॉप्टेड फॉर पाकिस्तान। जो हमने एक्ट अडॉप्ट किया था 1935 वाला, उसकी सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 10A और सेक्शन 10B को इन्होंने अमेंड कर दिया। और ये अमेंड करने से these amendments stripped off powers of the governor general to dismiss ministers and to prevent him from repeating acts like dismissing the government of ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अब ये इसलिए किया गया था कि गवर्नर जनरल का ये इख्तियार ही खत्म कर दिया जाए कि वो किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है या वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, और गवर्नर जनरल का जो एक्ट था ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस करने का, उस तरह की कार्रवाइयों को फ्यूचर में रोकने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी उनको कम कर दिया, और ये उन्होंने उस आइन के अंदर जो 1935 का था उसमें अमेंडमेंट कर दी। अब इस तरह की अमेंडमेंट करने से गवर्नर जनरल और वजीर आजम के दरमियान, गवर्नर जनरल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरमियान एक बाकायदा जंग शुरू हो गई इख्तियारात की, और इस जंग का नतीजा ये निकला कि गवर्नर जनरल ने एक जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको डिसॉल्व कर दिया। द पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट बिटवीन गवर्नर जनरल गुलाम अहमद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्रीज्ड। जब ये इख्तियारात उसके सलब किए गए गवर्नर जनरल के, तो उससे एक सर्द जंग शुरू हो गई गवर्नर जनरल में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। गवर्नर जनरल गुलाम अहमद on 24th October 1954 dissolved the Constituent Assembly, however asked Muhammad Ali Bogra to continue as the Prime Minister. तो गवर्नर जनरल ने ये असेंबली जो थी ये बर्खास्त कर दी, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को कहा कि तुम उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहो। उनकी ग्रज जो थी गवर्नर जनरल की, वो मोहम्मद अली बोगरा के बारे में तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि असेंबली ने पावर सलब की थी, इसलिए उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर देना मुनासिब समझा, और मोहम्मद अली बोगरा को उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, और उसमें उन्होंने उसी तरीके से वजीर आजम रख लिया। दिस लेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैटर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कंट्री। जब ये गवर्नर जनरल गुलाम अहमद ने ये असेंबली डिसॉल्व की, तो उससे एक नई कानूनी जंग छिड़ गई मुल्क के अंदर, और केसेस अदालतों में चले गए, और ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पाकिस्तान की में एक डार्क चैप्टर का इजाफा हुआ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मोहम्मद अली बोगरा ने जो अपनी कैबिनेट बनाई, जो इंटरिम कैबिनेट बनाई, उसके अंदर इन्होंने किन लोगों को रखा, तो एक तो इसमें चौधरी मोहम्मद अली जो थे, इनको रखा, डॉक्टर ए मलिक, गियासुद्दीन पठान, सरदार अमीर आजम, मुर्तजा रजा चौधरी, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह, ये सिंध से सियासतदान थे, और सैयद आबिद हुसैन, ये जंग से थे, ये आबदा बेगम आबदा के वालिद थे, और सरदार मुमताज़, और उसके बाद हुसैन शीर सोहरवर्दी, और उसके बाद हुसैन सरकार। ये दोनों, हुसैन शीर सोहरवर्दी बंगाल से थे, हुसैन सरकार भी बंगाल से थे, और ये हुसैन शीर सोहरवर्दी बाद में फिर नई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके मेंबर आए बंगाल से, और ये फिर अल्टीमेटली वजीर आजम पाकिस्तान भी बने। एम ए इस्फहानी और तालपुर और डॉक्टर खान साहब के पीके से थे। ये दो नए नाम जो थे ये पाकिस्तानी सियासत में सरफेस होते हैं, जिसमें एक सिकंदर मिर्जा और एक जनरल अयूब खान साहब उस वक्त जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उन्होंने कैबिनेट में ले लिया, और कैबिनेट में लेके इनको डिफेंस मिनिस्टर भी लगा दिया। तो ये दो नए नाम जो आए इस वक्त मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और यहाँ से एक नया चैप्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का शुरू होता है फ्रॉम द इंटरिम कैबिनेट दैट वाज मेड अंडर मोहम्मद अली बोगरा। जब ये असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो उस वक्त असेंबली के प्रेसिडेंट जो जिनका ओहदा स्पीकर का था, उसको प्रेसिडेंट कहते थे उस वक्त में, तो उन्होंने
इस केस को चैलेंज कर दिया इन द चीफ कोर्ट सिंध। मौलवी तमीजुद्दीन खान, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, challenged the dismissal of the Constitution Assembly in Chief Court Sindh. The full bench of the Chief Court unanimously decided in favor of Maulvi Tamizuddin Khan, declaring the Governor General's action of dissolution illegal. जब सिंध कोर्ट में चीफ कोर्ट सिंध में ये केस गया तो उस वक्त वहां पे फुल बेंच ने केस सुना और उन्होंने फैसला दिया कि गवर्नर जनरल साहब को असेंबली तोड़ने का या डिसॉल्व करने का कोई इख्तियार नहीं है और उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और ये ऐसा तजावुज़ इलीगल है और उन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन खान की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने असेंबली रिस्टोर कर दी। The court held that Independence Act did not contain any provision for dissolution of assembly, therefore Governor General had no power of any kind to dissolve the Constituent Assembly. उन्होंने कहा जी कि इसमें असेंबली डिसॉल्व करने का कोई इख्तियार नहीं है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत और इसलिए पाकिस्तान इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट तहत वार्ज़ वजूद में आया है, इसलिए गवर्नर जनरल साहब जो है वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई। An appeal to the Federal Court of Pakistan was filed against the decision of the Sindh Chief Court. The Federal Court decided on 21st March 1955 by 4-1 in favor of government by accepting appeal and reversing the decision of the Sindh Chief Court. जब ये फेडरल कोर्ट में अपील गई तो वहाँ 5 जजेस ने ये फैसला सुना और ये अपील सुनी और 5 में से 4 जजेस ने ये फैसला किया कि सिंध चीफ कोर्ट का जो फैसला है ये गलत है और वजीर और गवर्नर जनरल को उन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबली तोड़ी है तो वो तोड़ सकते हैं और इस तरह उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में फेडरल कोर्ट ने जो है वो पहली मरतबा इंट्रोड्यूस की और चीफ कोर्ट सिंध का जो फैसला था उसको रिवर्स करके इन्होंने गवर्नर जनरल के फैसले को अपहेल्ड किया। फेडरल कोर्ट अलाउड petition of the federal government on technical grounds under section 233A of the Government of India Act 1935। तो ये केसेस की लीगैलिटी पे नहीं गए जजेस जो थे, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कहा कि ये उन्होंने फैसला कर लिया है तो ये ठीक किया है। और उस वक्त जो वाहिद जज थे जिन्होंने एक डिसेंडिंग नोट लिखा वो जस्टिस कॉर्नेलियस थे जिन्होंने डिसेंडिंग नोट लिखा और ये डिसेंडिंग नोट लिख के वो तारीख में जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस अमर हो गए कि उन्होंने फैसला जो है वो मेरिट पे लिखा है। लेकिन क्योंकि फैसला गवर्नमेंट की फेवर में आ गया था इसलिए असेंबली जो थी वो डिसॉल्व रही और वो रिस्टोर ना हो सकी। इसी से रिलेटेड एक और केस था जिसको यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन कहते हैं। इसमें यह था कि गवर्नर जनरल इम्पोज्ड इमरजेंसी एंड अज्यूम्ड द पावर टू मेक द लॉ। जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो अब असेंबली कोई नहीं थी तो गवर्नर साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसके तहत उन्होंने लॉ बनाने की तमाम पावर जो थी वो अपने पास रख ली और उन्होंने कहा कि जी आइंदा से जो भी लॉ बनाना होगा ये गवर्नर साहब जो है गवर्नर जनरल साहब जो है ये एक ऑर्डिनेंस इशू करेंगे और जो ऑर्डिनेंस इशू करेंगे वो लॉ बन जाएगा। तो ये भी फेडरल कोर्ट में चैलेंज हो गया। अ फुल बेंच ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर चीफ जस्टिस मुनीर in another case, Yusuf Patel versus the Crown decided that power to make provision to the constitution of the country could not be exercised by the Governor General by means of an ordinance। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल साहब को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली कर सकें, तो उसमें दी फेडरल कोर्ट आल्सो रिजेक्टेड गवर्नर जनरल्स एमरजेंसी पावर्स। तो उन्होंने गवर्नर जनरल की एमरजेंसी पावर्स भी जो थी वो रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी किस्म की अमेंडमेंट करने का कुल्लुहुम इख्तियार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, कोई शख्स इनफरादी तौर पर इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन। अब जब ये हालात बन गए तो गवर्नर जनरल साहब जो थे वो इनकैपेसिटेटेड थे, बीमार थे, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया था, उनको बोलने में भी मुश्किल आ रही थी और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो 6 अगस्त 1955 को गुलाम अहमद वाज फोर्स्ड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ड्यू टू वर्सनिंग ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस बाय देन इंटीरियर मिनिस्टर सिकंदर मिर्जा हु हिमसेल्फ टुक कंट्रोल ऑफ द ऑफिस। तो ये सिकंदर मिर्जा साहब जो थे ये भी किसी लॉबी के जरिए आए थे और इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी और उनको पीछे से बैकिंग हासिल थी
और इन सारी बैकिंग में उस वक्त की जो एक सुपर पावर थी वो भी इसमें हिस्सा ले रही थी। तो उन्होंने फिर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को ओहदे से माजूल कर दिया और सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल लिया 6 अगस्त 1955 को। सिकंदर मिर्जा रिमेन्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान टिल 1956 और वो 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1956 का नाफज हो गया तो उसके तहत गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया था और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का ओहदा जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो सिकंदर मिर्जा साहब फिर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम रुका हुआ था और फेडरल कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ही कर सकती है, तो उस पे फिर इन्होंने सेकंड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई। पहली असेंबली तो गवर्नर जनरल ने डिसॉल्व कर दी थी, तो उसकी जगह फिर गवर्नर जनरल इशूड अ प्रोक्लेमेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेकंड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली हैविंग 80 मेंबर्स एज अंडर। तो उन्होंने कहा कि 80 मेंबर की एक असेंबली बनाई जाए। इसमें ईस्ट पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि 40 मेंबर लिए जाएं और पंजाब से 21 मेंबर लिए जाएं, एनडब्ल्यूएफपी से 4 मेंबर लिए जाएं, सिंध से 5 मेंबर लिए जाएं, बलूचिस्तान से 1 मेंबर लिया जाए और बलूचिस्तान स्टेट से 1 मेंबर लिया जाए, फ्रंटियर स्टेट से 4 लिए जाए, खैरपुर से 1 लिया जाए, बहावलपुर से 1 लिया जाए, कैपिटल टेरिटरी से लिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक असेंबली बनाने के लिए कहा कि ये असेंबली इस तरह बनाई जाए। और फैसला ये हुआ कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए इतने इतने मेंबर्स इलेक्ट करके तो उसकी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई जाए। तो तमाम 5 असेंबलियों को कहा गया कि वो अपने अपने एरियाज के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो अपने इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएं और उन इनडायरेक्शन के नतीजे में ये तादाद जो फिक्स की गई है सूबों के लिए उतने लोग इलेक्ट करके भेजें। तो इस तरह फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए अगली कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वजूद में आती है। और ये असेंबली जब वजूद में आती है तो इसमें पार्टी पोजीशन असेंबली के अंदर फिर इस तरह हुई कि मुस्लिम लीग की इसमें 25 सीटें रह गई। पहले मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी पहले हाउस के अंदर और उसमें 75 सीट्स थी, तो उसमें मुस्लिम लीग के पास 40 सीटें थी, तो वो सिंपल मेजोरिटी उसकी थी। अब जो 80 का हाउस हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग के पास सिर्फ 25 सीटें रह गई। यूनाइटेड फ्रंट के पास 16, अवामी लीग के पास 12 और जो नून ग्रुप था पंजाब का उसमें 3 और कांग्रेस पाकिस्तान कांग्रेस के पास 4 और शेड्यूल्ड कास्ट के पास 3, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के पास 2, इंडिपेंडेंट 1, अदर्स 6 और फेडरल कैपिटल में से 1 नुमाइंदा। तो इस तरह जब ये असेंबली बनी तो उसमें मुस्लिम लीग जो थी वो हाउस में लार्जेस्ट पार्टी तो थी लेकिन ये मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी और किसी भी पार्टी को इसमें जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनती है उसमें मेजॉरिटी नहीं थी और कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंटली हुकूमत नहीं बना सकती थी। इसमें जो पुरानी कैबिनेट थी जिसके 14 मेंबर थे, जब असेंबली डिसॉल्व की गई है तो उसकी जो कैबिनेट थी उसके 14 मेंबर्स जो थे वो थे टोटल और उसमें से 7 मेंबर ऐसे थे जो दोबारा या तो उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ही नहीं किया या वो कॉन्टेस्ट किया लेकिन वो जीत के नहीं आ सके और वो नाकाम हो गए। तो इस तरह जो कैबिनेट थी उसकी मेजॉरिटी जो थी वो या तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं और अगर लड़ा तो वो हार गए। मोहम्मद अली बोगरा रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर एंड अज्यूम्ड हिज ओल्ड असाइनमेंट एज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मोहम्मद अली बोगरा जो थे ये सिविल सर्वेंट थे और फॉरेन सर्विस में थे और ये पाकिस्तान का सफीर लगने से पहले अमेरिका में पाकिस्तान का वजीर आजम लगने से पहले अमेरिका में एम्बेसडर थे पाकिस्तान के। जब इन्होंने देखा कि इस तरह असेंबली जो है वो ऐसी आ गई है कि वो वजीर आजम की अब सीट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने रिजाइन दे दिया और वापस अमेरिका में जाके पाकिस्तान के सफीर लग गए। और जो सीट खाली हुई प्राइम मिनिस्टर की उसमें द कोalition ऑफ मुस्लिम लीग एंड द यूनाइटेड फ्रंट वाज फॉर्म्ड एंड चौधरी मोहम्मद अली वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। तो ये कोalition बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और यूनाइटेड फ्रंट की और इस कोalition ने चौधरी मोहम्मद अली को अगला उम्मीदवार पाकिस्तान का नामजद कर दिया वजीर आजम का और इस तरह चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 को वजीर आजम बने और ये 12/9/1956 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, लगभग 1 साल के लिए वजीर आजम रहे।
अब थोड़ा सा मैं डिटेल में 1 यूनिट के बारे में आपको बताऊं। द फर्स्ट मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट वाज 1 यूनिट स्कीम। तो मोहम्मद अली जो चौधरी मोहम्मद अली आए तो उन्होंने जो सबसे पहला इसमें स्टेप लिया वो ये लिया कि 1 यूनिट, चूँकि मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो था उसको नाफिज करने के लिए ज़रूरी था कि मुल्क के अंदर 1 यूनिट हो ताकि इसको पैरिटी के साथ जो है वो हम कर सकें। तो उन्होंने फिर ये 1 यूनिट जो था वो बना दिया और एक स्कीम दी 1 यूनिट की। द स्कीम वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस। इसमें वेस्ट पाकिस्तान के जो सूबे थे उनको रीऑर्गेनाइज करना था। द स्कीम वाज पास्ड ऑन 30 सितंबर 1955 और ये स्कीम 1955 में असेंबली ने पास कर दी। द 1 यूनिट प्रोग्राम मर्ज द 4 प्रोविंसेस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब, सिंध एंड बलोचिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस टू पैरेलल द प्रोविंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो इसमें वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जितने सूबे थे उन सूबों को मर्ज करके एक सूबा बना दिया गया ताकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैरिटी लाई जा सके। तो ये 1 यूनिट था जो 1955 के अंदर ये अप्रूव हुआ। द 1 यूनिट प्रोग्राम वाज मेट विद अ ग्रेट रेजिस्टेंस। इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत हुई एंड ग्रीवेंसेस वर रेज्ड अगेंस्ट इट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट। और इसको जैसे ही बनाया गया तो इसके खिलाफ एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट शो की गई, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो की गई। एंड द ईस्ट पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ब्लेम दैट द 1 यूनिट प्रोजेक्टेड had mainly been pushed the Punjabi elite of West Pakistan since 1953 with the aim of preventing politicians from East Pakistan from gaining power at the center. सबसे ज्यादा इतराज इस पे जो है वो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने किया और उनका इतराज ये था कि ये 1 यूनिट इसलिए बनाया गया है कि ईस्ट पाकिस्तान की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसको कम किया जाए और उसको वेस्ट पाकिस्तान को कम आबादी के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में लाके खड़ा किया जाए। तो इस तरह 1 यूनिट के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो थे वो उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये असेंबली ने पास कर दिया और ये मुल्क में नाफिज भी हो गया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 सूबों के साथ अब पाकिस्तान की फेडरेशन जो थी उसने 1955 के बाद काम करना शुरू किया। अब जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनी जिसमें चौधरी मोहम्मद अली साहब वजीर आजम थे और उस वक्त सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे और नई कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बन गई और इसमें 1 यूनिट बन गया पाकिस्तान में। तो इस असेंबली ने फिर एक मसवदा तैयार किया आइन का, जो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय दिस असेंबली एंड पब्लिश्ड ऑन 8 जनवरी 1956। उन्होंने ये आइन का मसवदा बनाया और आइन का मसवदा जो था ये सर्कुलेट किया, पब्लिश किया। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन इट्स प्रीएम्बल। इसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसके प्रीएम्बल में शामिल किया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैड 13 पार्ट्स एंड 245 आर्टिकल्स। द ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड ऑन 29 फरवरी विद सम अमेंडमेंट्स एंड टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। तो ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने फिर 29 फरवरी को ये अमेंडेड जो थी कुछ अमेंडमेंट्स इसमें की और इसको आइन को 1956 को इन्होंने अप्रूव कर दिया और उसके बाद इसको प्रेजेंट किया गया टू द गवर्नर जनरल और उन्होंने इसकी मंजूरी दी। तो उसके बाद 23 मार्च 1956 को इस आइन को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। तो इस तरह पाकिस्तान का पहला आइन जो था इतनी डिफिकल्टीज और इतने पॉलिटिकल प्रोसेसेस में से गुजरने के बाद नाफिज होता है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम ये देते हैं कि इस अरसे में 1951 से लेकर 1956 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है और फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीलियां हुई हैं। द फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1947 टू 51 वाज नॉन अलाइंड बट इट टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस इन 51 टू 1956। जो शुरू में हमने पहले लेक्चर में कहा 1947 से लेके 1951 तक जो लियाकत अली खान साहब का दौर बनता है, इसमें गो लियाकत अली खान साहब ने विजिट किया अमेरिका का और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और हमारे ताल्लुकात वेस्टर्न लॉबी के साथ बन गए। लेकिन पाकिस्तान ये दावा करता रहा कि वो इस अरसे में नॉन अलाइंड है और उन्होंने किसी तरीके से भी जो है वो अपनी हैसियत और खुद मुख्तारी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन जो 1951 से लेके 1960 का पीरियड है ये वो पीरियड है जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का टिल्ट बाकायदा अमेरिका की तरफ होता है और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड
Pakistan formally joined Western Bloc in Cold War by signing military pacts like CETO and CENTO sponsored by US. अब इस अरसा में पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन दफाई माहिदों में शामिल हो जाती है, उन मिलिट्री पैक्ट्स में शामिल हो जाती है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पॉन्सर किए हैं, और जो वेस्टर्न लॉबी जो थी उन्होंने जो मिलिट्री के पैक्ट साइन किए, पाकिस्तान उनमें शामिल हो जाता है। और इनमें जो दो बड़े पैक्ट पाकिस्तान ने इसमें साइन किए वो सीटो और सेंटो थे। तो सबसे पहले हम साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो पे बात करते हैं। ये 1954 में साइन हुआ। इन सितंबर ऑफ 1954 द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, द फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान फॉर्म द साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटो। तो ये मुल्क जो थे इसमें एग्रीमेंट किया और इसका नाम इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सीटो रखा। 1954 में ये साइन किया तो पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। ये वेस्टर्न लॉबी और यूएस लॉबी का एक मिलिट्री एग्रीमेंट था। द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड्स इन द रीजन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो इसका पर्पज इस ऑर्गेनाइजेशन से था कि जो कम्युनिज्म का ऑनस्लॉट है साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, इसको कैसे रोकना है। तो पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया और इस तरह पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न लॉबी में या यूएस लॉबी में प्रैक्टिकली चला गया और उनके साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिए और मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिए। दूसरा जो साइन किया उसको बगदाद पैक्ट या सेंटो किया, ये 1955 में। पाकिस्तान साइंड बगदाद पैक्ट इन 1955। द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, formerly known as the Middle East Treaty Organization and also known as the Baghdad Pact, was a military alliance of the Cold War. इस पैक्ट के भी तीन नाम हैं। पहले ये बगदाद पैक्ट था क्योंकि इसके अंदर इराक भी इसका मेंबर था। जब इराक ने इस पैक्ट को छोड़ दिया तो फिर इसका नाम चेंज करके इन्होंने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। तो बगदाद पैक्ट और सेंटो एक ही मुआहदा है, इसके दो नाम हैं। तो पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया और ये भी एक मिलिट्री अलायंस था जो कोल्ड वार में बना। इट वाज फॉर्म्ड इन फरवरी 24, 1955 बाय ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी एक वेस्टर्न लॉबी का अलायंस था। तो इस तरह पाकिस्तान 1954 और 1955 में इन दो पैक्ट्स। अब कुछ ओवरव्यू में आपको इस अरसे में 1951 से लेके 56 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का देता हूं। इस वक्त हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो 1947 से 51 की इकोनॉमी थी वो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द 50s वाज द फर्स्ट डेकेड ऑफ प्लानिंग। तो 1950 की दहाई के बाद जो पहली दिहाई आती है 1950 से लेकर 1960 तक, इसमें पाकिस्तान ने जो है इसको फर्स्ट डेकेड ऑफ प्लानिंग पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है। और ये वो फेज है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियाद रखी जाती है। वो स्क्रैचेस से काम शुरू किया जाता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियाद रखी है। इस अरसे में पाकिस्तान कोलंबो प्लान जो है वो 1951 उसका हिस्सा बनता है। पहला 5 ईयर प्लान 1955 में वो बनाया जाता है और फिर 10 ईयर्स पर्सपेक्टिव प्लान जो है वो साथ साथ इनका चलता है और 3 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान की बुनियाद रखी। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जिसमें 5 ईयर प्लान है और 10 ईयर्स पर्सपेक्टिव प्लान है और 3 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान है, ये बुनियाद जो है ये 1950s की जो डेकेड है उसके रखी जाती है। पाकिस्तान कंटिन्यूड इट्स पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द 1950s। इसमें जो इकोनॉमी है उसका जो पॉइंट पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर में कि इन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी इस डेकेड के अंदर रखी। इस पॉलिसी का मतलब ये था कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं और जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा के इस्तेमाल करते हैं और वो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ बनते हैं, उसको कम से कम किया जाए और शुरू में वो इंडस्ट्री लगाई जाए जो हमें पाकिस्तान की इंपोर्ट से जान छुड़ा दे और हम सेल्फ रिलायंस आ जाए हमारी इकोनॉमी में, और ऐसी इंडस्ट्री शुरू की जाए कि जो बाहर से हम अशिया मंगवाते हैं उन पे हमारा इन्हिसार खत्म हो जाए। तो इस पॉलिसी का नाम उन्होंने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी रखा कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं कि बाहर से चीज़ें मंगवानी हम कम से कम करें। 1950 से लेकर 1950 तक कोरियन वार हुई और पिछले लेक्चर में मैं आपको बताता हूं
तो इस कोरियन वार में पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा थ्राइव किया और मर्चेंट प्रॉफिट हमारा बहुत हुआ। जो हम बाहर चीज़ें बेचते थे रॉ मटेरियल की सूरत में, वो उसके हमें ज़्यादा ऑर्डर आने शुरू हो गए और हमने एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़नी शुरू हो गई, विच वर ट्रांसफॉर्म इनटू इंडस्ट्रियल कैपिटल दैट एक्सेलरेटेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कोरियन वार से हमें एक बूम मिलता है और हमारा जो ट्रेडर है उसने मर्चेंट प्रॉफिट कमाना शुरू किया और इस मर्चेंट प्रॉफिट को फिर उसने प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इसको एज ए इंडस्ट्रियल कैपिटल यूज करना शुरू किया। तो उससे लोकल लेवल पे हमारी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। पाकिस्तान बैंड द इंपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड लग्जरी गुड्स इन 1952। तो जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी थी उस पर अमल करते हुए एक तो कॉटन टेक्सटाइल चूंकि हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा थी तो उस पर हमने पाबंदी लगा दी कि बाहर से कॉटन टेक्सटाइल की चीजें नहीं आएंगी और लग्जरी गुड्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी एंड रेगुलेटेड वर्चुअली ऑल इंपोर्ट्स इन 1953। तो इस तरीके से उस अरसे के अंदर हमने इंपोर्ट्स अपनी कम से कम तर रखनी शुरू कर दी। Consequently, Pakistan joined the group of the most rapidly growing countries in the 1950s. इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 50s में पाकिस्तान एशिया के उन मुल्कों में शामिल हो गया जहां पे तेजी से ग्रोथ हो रही थी और ये ग्रोथ जो है हमारी ज्यादातर ये छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री थी जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, ये उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी। Anti-agriculture policy biases and anti-agriculture term of trade between industry and agriculture caused the annual growth rate of agriculture to decline from 2% to 1.9%. इस डेकेड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी ज्यादा हुई, जीडीपी में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो था वो ज्यादा हो गया और इसमें एग्रीकल्चर जो थी वो उस पे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया और वो एग्रीकल्चर जो थी वो हमारी जो 2.6% थी 1949 और 50 में या 50 और 51 में ये कम होके 1.9% कंट्रीब्यूशन इसकी ग्रोथ जो थी ये नहीं हुई, ये रुक गई। लेकिन उसके मुकाबले में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसने इस डेकेड के अंदर ज्यादा ग्रो किया। आफ्टर अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन कॉटन टेक्सटाइल इन द लेट 50s, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एज्यूम्ड वाइटल सिग्निफिकेंस। तो पाकिस्तान के पास दो चीजें थी जिसको हम एक्सपोर्ट के तौर पर यूज कर रहे थे। एक ईस्ट पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी जो जूट थी जिसको हम यूज कर रहे थे और दूसरी वेस्ट पाकिस्तान की कॉटन थी जिसको हमने 1950s में यूज किया। तो इन दोनों चीजों ने हमें सेल्फ सफिशिएंसी दी। इनफ्लो ऑफ यूएस मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड ऑफ ₹500 मिलियन ड्यूरिंग द 1958 to 58, 1955 to 58। हम चूंकि सीटो और सेंटो के मेंबर बन गए 1954 में और 55 में, तो उससे हमें मिलिट्री एड मिलना शुरू हो गई और मिलिट्री एड के साथ हमें इकोनॉमिक एड भी मिलना शुरू हो गई। तो ये 1955 से लेके 1958 तक पाकिस्तान को 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो है वो फाइनेंशियल एड मिली और यहाँ से पाकिस्तान में जो डिपेंडेंसी है ऑन अमेरिकन एड या इंटरनेशनल एड वहां से ये हमारे सिस्टम में दाखिल हो गई। कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान एंटर्ड अ फेज ऑफ फॉरेन एड डिपेंडेंट ग्रोथ इन 50s और ये हमारा इन्हिसार जो था वो इस अरसे में फॉरेन एड के ऊपर होना शुरू हो गया। ये था आज का लेक्चर और इस लेक्चर को अगर आपने मज़ीद अपने नोट्स बनाने हैं और इस पर ज़्यादा और काम करना है या इंफॉर्मेशन लेनी है तो रेफरेंसेस के तौर पर हामिद खान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी किताब है। मैं हर CSS के और PMS के कैंडिडेट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। आइवर जेनिंग्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इन पाकिस्तान और GW चौधरी की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, लोइस हेस की पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान द स्ट्रगल फॉर लेजिटिमेसी, हर्बर्ट फेल्डमैन की अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर पाकिस्तान और डॉक्टर अरशद रिजवी की पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी और हेक्टर बोलितो की जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ी यूजफुल बुक्स हैं, इनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। अब अगला लेक्चर हमारा जो है वो हम देखेंगे कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और सेलिएंट फीचर्स के बाद ये 1958 तक जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तो पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। तो ये अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।